यशवंत जी, जिस तरीके से अग्रेसिव स्टैंड लिया है इस बार देवेंद्र फडणवीस ने, जगह जगह जा करके उन्होंने कहा हिंदू को जागने की जरूरत है। मेरे को याद है जब बदलापुर का एनकाउंटर हुआ था तो अगले दिन पोस्टर लग गए, बदलापुरा देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लग गए, ये हाथ में पिस्तौल लेकर के पूरे महाराष्ट्र में ये वाले पोस्टर लगे थे। फिर जाकर के वो कह रहे थे जागो हिंदू, वोट जिहाद के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। क्या एक और नए यंग फायर ब्रांड नेता का उदय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, कई उनके डिट्रैक्टर्स खुद पार्टी के अंदर हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में वो मॉडर्न डे अभिमन्यु हैं देवेंद्र फडणवीस। एक नए नेता का उदय है यशवंत जी? नेता का तो उदय, सच्चाई ये है कि 2014 में ही उनका हो गया था। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को लीड किया था, जब सारी पार्टियां अलग लड़ी थी, उस समय पे भी बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें वो जितवा करके असेंबली में लेके आए थे। और अकेली एक पार्टी है बीजेपी जो पिछले 3 चुनावों से लगातार 100 से ज्यादा सीटें वहां के फ्लोर पे जीत के आ रही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात ये भी समझनी बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र में फायर ब्रांड पॉलिटिक्स, जैसा कि अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट बता रहे थे कि बाला साहब ठाकरे के समय से जो चल रही थी, वो फायर ब्रांड पॉलिटिक्स और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का जो स्कोप या जो एजेंडा या जो आप जनादेश कहें, वो हमेशा शिवसेना के पास में हुआ करता था। अब शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं जब कांग्रेस के साथ में जाकर के उस मैंडेट, उस जनादेश को एक तरह से ठुकरा करके अपना ब्रांड डाइल्यूट किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस डाइल्यूटेड ब्रांड को भरने में कितना समय लगेगा पता। मतलब ये तो जिसे कहते हैं कि एक हिंदुत्व एजेंडा अपनी जगह होना बीजेपी का, बीजेपी के नेताओं का अपनी जगह पे, वो ठीक है। लेकिन हिंदुत्व एजेंडा बीजेपी का और हिंदुत्व एजेंडा बाला साहब ठाकरे जी का, ये दूसरे ही लेवल का था, जिसको उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं थाली में परोस करके दे दिया। तो खाने में क्या दरकार है, क्या दिक्कत है? तो ये बताइए, महाराष्ट्र में ज्यादा बड़ी हिंदुत्व पार्टी कौन सी है? अब शिवसेना है या भारतीय जनता पार्टी है? एकनाथ शिंदे ज्यादा बड़े हिंदुत्व के नेता हैं या देवेंद्र फडणवीस हैं? मेरे ख्याल से इसमें तो अब कोई गुरेज कोई रह ही नहीं गया है कि देवेंद्र फडणवीस इस समय वहां के नंबर 1 नेता हैं, हिंदुत्व हो या नॉन हिंदुत्व, दोनों तरीके की पॉलिटिक्स में। और किसी भी पार्टी को जब अपने अलायंस पार्टनर या दूसरी किसी पार्टी से 2 गुना 3 गुना ज्यादा सीटें और वोट मिल रहे हो, तो वहां पे दरअसल पद्मजा ये किंतु परंतु की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। मेरे ख्याल से वो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं। और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र 48 लोकसभा सांसद, उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे ज्यादा सांसद देश में जो आते हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं। आपने जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला था, दरअसल उस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस का उभरना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 सांसदों के साथ में योगी आदित्यनाथ उन जगहों पे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी उनको झटका लगा था लोकसभा चुनाव में, देवेंद्र फडणवीस को भी महाराष्ट्र में लोकसभा में झटका लगा था। लेकिन जिस दमदारी के साथ में उन्होंने वापसी की है वो काबिले तारीफ है। और बीजेपी की जो नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि देवेंद्र फडणवीस इस समय काफी मजबूती से अपने आप को उस नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप वाले में वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी क्लासिकल चीज आप में और देखेंगी, जो पोजीशनिंग है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस की हो, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा की हो, मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ की वो वाली पोजीशनिंग उस जगह पे कम रहती है कि उन्होंने अपने आप को, इन नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के एक तरह से डेप्यूटी के रूप में उसी तरीके से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो पोजीशनिंग लेके आते थे। आप इस बात समझ पा रही हैं? मेरे ख्याल से शायद संजीव भाई इसको ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन पोजीशनिंग केवल महाराष्ट्र की नहीं है, ये आगे की पोजीशनिंग है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल चलने वाली राजनीति की भी पोजीशनिंग है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री अमृतकाल की बात करते हैं, बीजेपी भी अपने अमृतकाल की प्लानिंग कर रही है, 2047 की प्लानिंग हो रही है। पहले तो 2024 महाराष्ट्र के नतीजे, उत्तर प्रदेश के लिए 2027 के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। बट पोजीशनिंग पर संजीव जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, यशवंत जी ने इशारों में और स्पष्ट तौर पे सारी बात कह तो दी है। मैं उसको और प्लेन वर्ड्स में कहता हूँ कि एक कॉमन परसेप्शन ये है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी की बहुत बनती नहीं, और वो किसी किस्म का कंपटीशन है जो काफ़ी इम्बैलेंस का कंपटीशन है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वो एक स्टेट के
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो कंपटीशन नहीं है, लेकिन कुछ जैसे कम पसंद हैं अमित शाह को योगी आदित्यनाथ, ऐसी चर्चा देश में रहती है। सही गलत का कम से कम मुझे जानकारी नहीं है। अब दूसरी बात उसके आगे चलिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा और ये अपने देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों का अभी वो स्टैचर नहीं है ना, उनके पास इतना बड़ा स्टेट थी कि वो अमित शाह से किसी भी तरह से कंपटीशन की मुद्रा में आए। हेमंत बिस्वा शर्मा तो बिल्कुल ही शरणागत रहते हैं, बिल्कुल उनके शिष्य की तरह से, और देवेंद्र फडणवीस तो बहुत संतुलित हैं। वो देखिए, देवेंद्र फडणवीस, मैं आज ओवरबोर्ड नहीं होना चाहता उनकी प्रशंसा में, बट देवेंद्र फडणवीस इज अ डेस्टिनीज चाइल्ड। देखिए, जो बात यशवंत देशमुख बार बार कह रहे हैं कि उनका उदय तो 2014 में हो गया था, लेकिन इस्टेब्लिश वो अब हुए हैं, क्योंकि देखिए 2014 में वो हैंड पिक्ड थे, प्राइम मिनिस्टर ने उन पे उंगली रखी, भाई इसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो एक तो बात इन तीनों पे ये लागू रहती है कि ये इस रिजीम के प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह के रिजीम के हैं तीनों चीफ मिनिस्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। उससे पहले शिवराज, वसुंधरा, ये सब कहीं ना कहीं साइडलाइन हुए, और अब नए जो लोग आ रहे हैं उनमें ये तीन सबसे मजबूत है।